नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी, पॉलिटिकल साइंस का एक टीचर। आज मैं जिस पेपर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह राजनीति विज्ञान विषय का एक काफ़ी अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से हम पॉलिटिकल साइंस विषय को खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारे सिलेबस में बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, जिसका पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज हम इस पेपर के बारे में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सिलेबस को क्रमशः पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस सिलेबस में मुख्य बातें क्या है, इसमें हमें क्या अध्ययन करना है और किस संदर्भ में हमें इस विषय को लेकर आगे बढ़ना है। फिर हम अगले अपने वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट को इस पर एनालिसिस करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो फिर चलिए हम इस पर बात करते हैं अपने इस प्रमुख पेपर के बारे में, जो खासकर बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है, जिस पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी भारतीय शासन एवं राजनीति। यह बेसिकली पेपर भारत की राजनीति और इसकी शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करता है, इसके बारे में बात करता है, इसको समझने की कोशिश करता है। इस पेपर को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न प्रोग्रामों में इसको लगाया गया है, जैसे SOL, NCBEP, बीए प्रोग्राम, रेगुलर के कोर्स में भी इस पेपर के माध्यम से हम भारतीय शासन और राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको 8 बेसिकली भागों में इस सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है। जिसमें इस पेपर का पहला भाग है एक अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, जिसमें बेसिकली 3 अप्रोचेज के बारे में बात किया गया है, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन। हिंदी में अगर इसको समझें तो भारतीय राजनीति के अध्ययन के प्रमुख उपागम और भारतीय राज्य की प्रकृति को इस यूनिट के माध्यम से हमें पढ़ना है, जिसमें से हमारा पूरा फोकस 3 अप्रोचेज यानी 3 उपागमों के माध्यम से समझने के ऊपर है। पहला लिबरल अप्रोच यानी उदारवादी दृष्टिकोण, दूसरा मार्क्सवादी दृष्टिकोण और तीसरा गांधीयन दृष्टिकोण। ये तीनों दृष्टिकोण अप्रोच पॉलिटिकल साइंस को समझने में काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं जब हम भारतीय राजनीति के संदर्भ में इसको अध्ययन करते हैं। तो हमारा पूरा फोकस है लिबरल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच और गांधीयन अप्रोच, यानी इन उपागमों के माध्यम से भारतीय राजनीति को समझें और भारत में जो राज्य की स्थापना की गई है उसके नेचर को समझें कि भारत के राज्य का प्रमुख नेचर क्या है। 1947 के बाद हम जिस स्टेट की स्थापना किए हैं, हमारे संविधान में जिस राज्य की मान्यता दी गई है, उसको हम उसकी प्रकृति को इस यूनिट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इस सिलेबस का दूसरा यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके माध्यम से हम भारतीय संविधान की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के जो प्रमुख फीचर्स हैं, जो इसकी मूलभूत संरचना है, उसको समझते हैं। और दूसरा है जो मौलिक अधिकार को लेकर जो डिबेट हुए थे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो डिबेट्स किए गए थे संविधान सभा के माध्यम से, बेसिकली यह यूनिट उसके बारे में बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा भारतीय संविधान का। हमारा तीसरा यूनिट जिसके बारे में इस सिलेबस में बात किया गया है वह है इंस्टीट्यूशनल फंक्शनरीज का, यानी हमारे देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो संस्थाएं हैं वह किस तरीके से अध्ययन करती हैं, इसके ऊपर फोकस किया गया है कि हमारे देश की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जिसमें से हम अगर 3 नामों के माध्यम से इसको डिवाइड करें तो एक है कार्यपालिका,
दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। यानी हमारा सिलेबस इंस्टीट्यूशनल फंक्शनरीज, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, जिसके माध्यम से हम कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव वाले हिस्से को समझेंगे, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, किस प्रकार से इसका संरचना है, इसका गठन किया जाता है और यह किस प्रकार से यह संस्था काम करती है। दूसरा है संसद यानी पार्लियामेंट, यह भी एक प्रमुख संस्था है जिसके माध्यम से हमारी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, इस पर नियंत्रण किया जाता है। इस संस्था का बेसिक उद्देश्य है कानून को बनाना और इसको सरकार को कंट्रोल करना, एक रेगुलेट करना। और तीसरी संस्था है न्यायपालिका, जो इसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया है, जो इस हमारे संविधान को एक संरक्षण की भी भूमिका निभाती है और हमारे शासन व्यवस्था को एक रेगुलेट भी करती है। यह है न्यायपालिका। यह प्रमुख फंक्शन के रूप में उभर के आता है संस्थाओं के। हमारा अगला यूनिट बात करता है पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में। यानी भारत में जहाँ से बेसिकली शक्ति का संरचना है, जहाँ से पावर निकल के आते हैं, उन सारी संस्थाओं के बारे में इसमें मूल्यांकन करना है, जिसमें से इन्होंने 3 सिलेबस में शामिल किया गया है। पहला जाति, दूसरा है क्लास और तीसरा है पैट्रियार्की, यानी जाति, वर्ग और पितृसत्ता के बारे में इस बात को रखा गया है इस पॉइंट के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम भारतीय राजनीति में जो पावर का स्ट्रक्चर है, पावर की जो संरचना है, उसको हम इसके माध्यम से, इन संस्थाओं को अध्ययन करने के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला यूनिट जो हमारा बात करता है रिलीजन एवं पॉलिटिक्स एवं राजनीति का, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, डिबेट ऑन सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। यह प्रारंभ से ही हमारे राजनीतिक व्यवस्था का काफ़ी प्रमुख हिस्सा रहा है धर्म और राजनीति के संदर्भ में, जिसमें जो प्रमुख डिबेट है वह है धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के ऊपर, जिसमें से यह इस यूनिट के माध्यम से हम भारतीय राजनीति में धर्म की प्रासंगिकता, रिलीजन की प्रासंगिकता किस प्रकार से राजनीति में उभर के आती है उस पर बात करेंगे। और इसमें जो सेकुलरिज्म को लेकर डिबेट है, हमारे संविधान में जो सेकुलरिज्म को लेकर जो अवधारणाएं पेश की गई है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकता की जो अवधारणा है, जो भारतीय राजनीति में काफ़ी लंबे समय से इसका प्रभाव रहा है, उसकी अवधारणा को हम इस टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सिलेबस का जो अगला टॉपिक है, जो भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था के एक प्रमुख इकाई के रूप में उभर के आता है, वह है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। यानी भारत में राजनीतिक दल और जो राजनीतिक व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था है, उसको समझने के ऊपर फोकस किया गया है। क्योंकि भारत में बेसिकली हम जैसे जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में दलीय प्रणाली एक अभिन्न हिस्सा है। बिना दलीय प्रणाली के, बिना पार्टी सिस्टम के हम संसदीय शासन व्यवस्था की अवधारणाओं को सही से कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक दल नहीं रहेंगे, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि किस दल को बहुमत प्राप्त है और किस दल को सरकार बनाना है। तो इसलिए भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें दलीय प्रणाली का सबसे प्रमुख भूमिका है, जिसको हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे सिलेबस के माध्यम से। 7वां यूनिट जो हमारा बात करता है स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यानी 1947 के बाद भारत में जो विकास की अवधारणा की रणनीति को जो अपनाया गया, उस अवधारणा की रणनीति को इसमें अध्ययन करना है। जैसा कि हम देखते हैं, इसका और जो हिस्सा है वह है प्लान्ड इकोनॉमी एंड न्यू लिबरलिज्म। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने अपना सबसे ज़्यादा फोकस किया वह था नियोजित अर्थव्यवस्था के ऊपर। यानी एक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपने विकास की रणनीति को लेकर आगे बढ़ा। बाद में इसके
सकारात्मक, नकारात्मक और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने के बाद इसमें व्यापक बदलाव लाया गया। और फिर हम जब देखते हैं कि 90s 80s के दौर में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया जाता है, जिसमें से हमने एलपीजी के कॉन्सेप्ट को देखा है और इसके माध्यम से हम डेवलपमेंट के रणनीति को लेकर आगे बढ़ते हैं, विकास की अवधारणाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यह टॉपिक स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बेसिकली प्लान्ड इकोनॉमी और न्यू लिबरलिज्म यानी नियोजित अर्थव्यवस्था और नव उदारवादी अवधारणा के संदर्भ में मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। हमारा 8वां यूनिट है, वह पूरा फोकस उसका है सोशल मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि भारतीय राजनीति में हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलनों का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से हम संस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, हम कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, हमने किया भी है, बहुत सारे बदलाव आए हैं, अलग अलग कानून लाए गए हैं और इनका काफ़ी गहरा प्रभाव है भारतीय राजनीति पर। तो इसीलिए जब भी हम भारतीय राजनीति और उसकी शासन व्यवस्था को समझते हैं तो बिना सामाजिक आंदोलनों को समझे हुए हम इस अध्याय को अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सिलेबस में यह आखिरी यूनिट है सोशल मूवमेंट, जिसमें हमें कुछ प्रमुख सोशल मूवमेंट को अध्ययन करना है, जैसे वर्कर मूवमेंट, मजदूर आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट यानी पर्यावरण आंदोलन और वुमेन्स मूवमेंट यानी महिला आंदोलन। इस 4 आंदोलनों के माध्यम से हमें पूरे इस सामाजिक आंदोलन का अध्ययन करना है। इस प्रकार यह हमारा पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति, जो सेकेंड सेमेस्टर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है और भारतीय पॉलिटिकल साइंस विषय का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके माध्यम से हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था को अच्छे से समझ सकते हैं और आगे हम जब इस पर पॉइंट वाइज पॉइंट सिलेबस पर बात करेंगे तो इस पॉइंट को, इस पेपर को हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम भारतीय राजनीति को, इंडियन पॉलिटिक्स के सभी विषयों को हम क्रमशः पढ़ते रहें और इसमें अध्ययन करेंगे, इस पर विश्लेषण करेंगे, इसके सारे बुक्स का, इससे आने वाले क्वेश्चन का, संभावित क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाए उसके ऊपर हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, राइटिंग स्किल पर फोकस करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे इस चैनल से जुड़कर राजनीति विज्ञान का अच्छे से अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।